नमस्कार, मैं राजवीर हूं। पावर फाइल्स में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हमारे साथ देश के ऐसे चर्चित आईएएस हैं जिनकी तारीफ खुले मन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। 2019 में चुनाव में मतदान कैसे बढ़ाना है, 90% मतदान का टारगेट कैसे पूरा करना है, इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर हीरालाल जी जो आईएएस हैं उनकी तारीफ की। हीरालाल जी लगातार काम करते रहते हैं और ऐसे क्रिएटिव काम करते हैं कि जिसकी चर्चा पूरे देश में होती है। मॉडल गांव को लेकर अभी उन्होंने एक नया एग्जाम्पल, नया उदाहरण सेट किया है जो औरों के लिए एक तरह से काम करने की प्रेरणा देने वाला है। आज हम ऐसे आईएएस से आपको मिलवाएंगे जो रहने वाले तो खांटी गाँव के हैं, न केवल रहने वाले हैं बल्कि गाँव उनके अंदर बसता भी है। तो सीधे हीरालाल जी के पास चलते हैं। डॉक्टर साहब नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया, फर्स्ट क्लास। सर बैठिए। सर, लगातार हम लोग अक्सर चर्चा होती रहती है आपकी, जब बातचीत आती है काम को लेकर कि एक आईएएस का कार्य क्षेत्र जो है इतना बड़ा होता है और ऐसे में वो क्रिएटिव काम कैसे कर सकता है, इतना बेहतर कैसे कर सकता है, तो अक्सर ऐसे में आपका जिक्र होता है। आपने किताब भी लिखी है अपने ऊपर, डायनेमिक डीएम। इसके साथ ही साथ आपने कई एग्जाम्पल सेटअप किए हैं कामकाज को लेकर। तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि आप बस्ती ज़िले के हैं, बागडी गांव है, साऊ घाट आपका ब्लॉक है। तो एक छोटे से गांव से निकलकर आपने जो यूपीएससी जैसी दूरी तय की, तो कैसे संभव हो पाया? किसान परिवार से हैं आप, जो हमने आपके बारे में पढ़ा, तो कैसे संभव हो सका कि आपने इतना लंबा रास्ता, इतना लंबा सफ़र तय किया? देखिए, ऐसा है कि अगर हम कहीं कोई बात करते हैं कि अगर हम मान लीजिए कोई परिचय बताएं जी, कि हम गांव के रहने वाले हैं और किसान परिवार से हैं जी, और गांव में पढ़े हैं, पले हैं, पढ़े हैं, तो ये काम धारणा ये बन गई है कि भाई ये तो गरीब होंगे, गंवार होंगे, अक्षम होंगे। लेकिन ये सही बात नहीं है। सही बात यह है कि ना वो गरीब है, ना गंवार है, ना अक्षम है, उनमें शक्ति है। क्योंकि गांव में क्या होता है, क्राइसिस होती है और क्राइसिस ही है ना अपॉर्चुनिटी, तो मतलब वो एक अवसर होता है। ये बात सही है कि मेरा गांव बहुत ही पिछड़ा गांव है। बस्ती जिले का साऊ घाट ब्लॉक का मेरा गांव बागड़ी बहुत पिछड़ा है, अविकसित है। लेकिन वहीं से अगर मैं आया हूं तो ये बात तो साबित होता ना कि आप विकसित गांव होते हुए मेरा सिलेक्शन हुआ। अब हुआ कैसे कि मैं वहाँ प्राइमरी में पढ़ता था, ये दुश्वारी थी। और आप ये समझिए कि बरसात में जो हमारे गांव को रोड कनेक्ट करती थी वो मिट्टी का बड़ा भीग जाता था, तो जब हम लोग उस पर चलते थे तो चप्पल धंस जाता था, चप्पल निकाल के जाना पड़ता था। गर्मियों में जो पेड़ होते थे उसके नीचे दोपहर में चारपाई डाल के पड़े रहते थे। तालाबों में दोपहर को 2-2 घंटे रहते थे। तो ये सब चीज़ें जो है ताकत देती हैं। जो लोग कहते हैं गांव कैसे ताकत देती हैं, गांव में अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो खेती नहीं होगी, तो मेहनत करने की आदत आ जाती है। और दूसरा क्या है, जब आप संघर्षों से लड़ते हो तो आपके अंदर रिस्क लेने की, संघर्ष से लड़ने की एक आपका मनोबल बन जाता है, वो क्षमता आ जाती है। और आप चूंकि विषम परिस्थितियों में रहते हो तो शारीरिक क्षमता पैदा हो जाती है। तो नहीं सर, ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि आप प्राइमरी स्कूल में, जैसे आपने बताया प्राइमरी स्कूल में आप पढ़े हैं, तो प्राइमरी स्कूल में हालांकि अब तो नहीं, लेकिन जब आपके समय रहा होगा तो टाट पट्टी की व्यवस्था थी, स्कूल की सफाई बच्चों को करनी पड़ती थी, तो ये सब जीवन आपने जिया है ना? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ही किया है। मैं 3 किलोमीटर प्राइमरी आना, 3 किलोमीटर जाना, 5 किलोमीटर 5 किलो का बस्ता था। टाट पट्टी थी, 2 ही थे, बच्चे ज़्यादा थे तो हम लोग बोरा ले जाते थे। सुबह सारे बच्चे सफाई करते थे, सफाई करने के बाद और फिर अपने टाट पट्टी पे बैठते, बोरे बैठते थे, वही ले आते थे। उस जीवन का देखिए, उस समय तो हो सकता है बुरा लग रहा हो, लेकिन अब जब सोचते हैं तो उसको सोच के बड़ा मज़ा आता है। वो भी एक बहुत संघर्ष ही आदमी को आगे ले जाता है। जी बिल्कुल। अच्छा सर, जब आप आईएएस बने और बांदा में अभी जब डीएम थे, तो एक ऐसा वाकया हुआ कि शायद उस पर आपने किताब भी पूरी लिख डाली कि जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आपकी तारीफ की, खुले मंच से कहा कि जिस तरह का मतदान बढ़ाने का आप प्रयोग कर रहे हैं, वो प्रयोग, उस तरह का प्रयोग हर जिलाधिकारी को, देश भर के जिलाधिकारियों को करना चाहिए। तो उस समय क्या फील हुआ? कुछ ऐसी प्रेरणा मिली कि भाई एक डीएम की तारीफ, चूँकि 750 देश में 750 जिले हैं, 740-45 जिले हैं और इतने डीएम होंगे और किसी एक डीएम का नाम लेकर अगर प्रधानमंत्री ये बोलते हैं तो ये अपने आप में बड़ी बात है।
देखिए उस समय मुझे ये तो नहीं फील हुआ कि वो मेरी तारीफ हो रही थी, ये मुझे फील हुआ कि पूरे जनपद के हर व्यक्ति की तारीफ हो रही थी, क्योंकि वो चुनाव का जो माहौल हम लोगों ने पूरे जनपद के लोगों ने मिलकर बनाया था, एक उत्सव का माहौल था। जैसे दीपावली का होता कि फला तारीख को दीपावली है या होली है, और एक उत्सव का जो माहौल होता है वो माहौल था। तो जब तारीफ हुई तो मुझे ये फीलिंग हुई कि हमारे हर आदमी की तारीफ हुई, मेरी अकेले मुझे ये फीलिंग नहीं आई। मुझे अच्छा ये लगा कि इसका मतलब हमें रिजल्ट भी दिखा। उस तारीफ के बाद जो काम करने की क्षमता, जो स्पीड थी, वो सारे कर्मचारी, अधिकारी, आम जनता की बढ़ गई और अच्छा रिजल्ट मतलब मिलने की दिशा में लोग और प्रयास करने लगे। तो ये जो मेरे दिमाग में था कि लोगों की तारीफ हुई है और मेरी अकेली नहीं हुई, ये साबित हो गया। अच्छा, आपकी छवि ऐसी भी रही है कि बड़ा लड़ने भिड़ने में आप अपने सीनियर अधिकारियों से भी लड़ जाते हैं। कई बार ऐसा जिक्र हुआ, आपने अपनी किताब में ही जिक्र किया कि जब आप शायद नैनीताल, उस समय जब उत्तर प्रदेश उत्तराखंड एक था, तो नैनीताल में आप उस वक्त थे, और आपके जब जिलाधिकारी ने किसी निर्णय को लेकर कुछ ऐसा कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तब आप लड़ भिड़ जाते थे। तो इसका क्या दुष्परिणाम भी निकला? इसका असर आपकी नौकरी पे पड़ा क्या, या आपके व्यक्तित्व पे पड़ा क्या? देखिए ऐसा है कि समाज में चाहे नौकरी हो, चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो, जब आप काम करते हैं तो आप पे दबाव भी पड़ता है गलत काम करने का। अब उस दबाव, या तो आप उस दबाव को मान करके गलत काम कर दीजिए, तो उससे क्या होगा कि आप गलत काम कर देंगे तो आपकी नौकरी पे आंच आएगी, आपको जेल भी जाना जा सकता है। दूसरा ये कि इसका पहलू है कि अगर आप गलत काम किसी दबाव में नहीं करेंगे तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ट्रांसफ़र इज बेटर देन जेल, ठीक है। तो मैंने जहाँ भी इस तरह के दबाव या गलत काम का दबाव पड़ा, मैंने उसको माना नहीं, बल्कि मैंने तौर तरीके अपना करके, पोलाइट तरीके कुछ इस तरह से करके मैं उससे बच के निकला, जिससे मुझे वो गलत काम ना करना पड़े। अब जब मैं गलत काम नहीं किया मैंने, तो नेचुरल सी बात है, जो उच्चाधिकारी होता है, उच्चाधिकारी मैक्सिमम लोग ईगोइस्ट ही होते हैं, उनका ईगो हर्ट करता, फिर वो दाव ढूंढते। तो क्या आपको ऐसा उस समय आपके दिमाग में नहीं आया कि मेरा नुकसान हो जाएगा, अभी तो नया नया कैरियर है हमारा, नई नई चीज़ें हैं सब? तो अक्सर होता है कि अधिकारियों में, जो नए नए अधिकारी बनते हैं, उनमें अति उत्साह तो होता ही है, लेकिन इस बात का डर भी अधिक रहता है। देखिए मैं आपको बताऊं, मेरा शुरू से ही मैं डरता वरता किसी चीज़ को नहीं हूं। जो गलत है मैं वो नहीं करूंगा और ना कर पाऊंगा। मेरे अंदर वो गलत काम करने की क्षमता नहीं है। तो जब किसी के अंदर गलत काम करने की क्षमता नहीं है तो डर अंदर से डर आता ही नहीं है। कोई मुझसे कोई कह दे कि आप ये कर दो, तो मैं उसको समझाऊंगा कि देखिए ये गलत है, ये ऐसा है, और मैं नहीं कर पाऊंगा। अच्छा मान लीजिए कि वो डिफरेंट तरीके से दबाव बनाता है, तो मैं वो दबाव को काटना जानता हूँ, एक बात। और अगर वो मान लीजिए दूसरे रूप में आता है, क्या दूसरे रूप में, मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूँ। मैं सीडीओ बलिया था, एक चकबंदी के केस में एक गलत आदेश हो गया, मैं इंचार्ज डीएम था, मेरे सामने शिकायत आई और उसको वो नकल नहीं दे रहे थे, जिससे टाइम बार्ड हो जाए, वो अपील ना कर पाए। मेरे सामने आया, हमने एसओसी को बुलाया, हमने क्यों नहीं दिया, तो उन्होंने एक, अब तो रिटायर हो गए, एक बहुत सीनियर अफसर लखनऊ में नाम दिया कि उन्होंने कहा है दबाव बनाया उन्होंने, हाँ, कि इसको नहीं ऐसा देना है। हाँ। हमने कहा नहीं, इसको तुरंत दो, ये नहीं चलेगा। जब मैंने ये बात कही, फिर ये उच्चाधिकारी के पास पहुंचा, वहां से फोन आया, उन्होंने मुझे अर्दम में लेने की कोशिश करी। तो जिस तरह से वो मुझे अर्दम में ले रहे थे, तो मैंने उनसे एक ही बात कही, हमने एक नाम लिया, हमने कहा ये जो आप बातें हमें कह रहे हो ना, अगर ये बात मैं फलाने नेता को बता दूंगा, मैं जानता था उस नेता से वहीं से जुड़े हैं, ये भी वहीं जुड़े हैं, जहाँ डरे में, अगर ये पूरी आपकी बात वहाँ बता दूंगा तो फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, आप मुझ पर गलत दबाव मत बनाइए, और मैं ये गलत काम कर नहीं पाऊंगा। मैं इसलिए नहीं आया हूँ कि मैं जनता की बात ना सुनूं। उसके बाद उन्होंने फ़ोन काट दिया और वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए। ऐसे मेरे साथ बहुत सारे वाक़ये हुए हैं, ऐसे अभी रिसेंट में बहुत हुए हैं। एक बादा में ही एक ट्रांसफ़र कर दिया गया और कहा गया रिलीव करो, मैंने रिलीव नहीं किया, क्योंकि अगर मैं उस आदमी को रिलीव कर देता तो पूरा हाहाकार मच जाता उस सीट से, क्योंकि उस पर प्रेशर था। मैंने प्रयास किया कि मैं उनका अल्टरनेटिव लूँ, नहीं हुआ, हमने पोलाइटली मना कर दिया। हमने कहा साहब मैं ये प्रयास कर रहा हूँ, मेरी इसमें मदद कर दीजिए, मैं कर दूंगा। फिर उन्होंने मुझसे ऊंची टोन में बात करने की कोशिश की, हमने थोड़ी देर तो मैंने बर्दाश्त किया। हमने कहा साहब आप जिस टोन में बात कर रहे हैं, अगर मैं आपकी इस टोन को नकल करके इसी टोन में मैं बात करूं, जवाब दूं तो आपको बुरा लगेगा। तो मतलब इतना स्पष्टवादी अधिकारी भी शायद बहुत नुकसान उठाता। मुझे लगता है कि इतना स्पष्टवादी होना भी ठीक नहीं है, इसका कई बार खामियाजा भुगता होगा आपने।
नहीं, देखिए इसका खामियाजा ज़्यादा यही होता है, लोग ट्रांसफ़र बहुत होते हैं और मेरे ट्रांसफ़र बहुत हुए भी हैं, ठीक है ना। तो इसको मैं ना सज़ा मानता हूँ और ना ये इसको खामियाजा मानता हूँ। ट्रांसफ़र इज नॉट ए पनिशमेंट, लोग उसको पनिशमेंट मिलता है। जब ट्रांसफ़र कहीं दूसरे पोस्ट पे जाता है वहाँ जाके काम करते हैं, काम करने की आदत है, जहाँ बैठाते हैं वहीं काम करते हैं। अच्छा सर, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि ख़ास तौर पे आप हिंदी बेल्ट के जितने भी स्टेट हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, यहाँ देखेंगे जातिवाद के नाम पे, क्षेत्रवाद के नाम पे यहाँ बड़ा भेदभाव होता है आम लोगों के साथ। तो क्या ये परिपाटी क्या आप लोगों में भी है? क्या ख़ास तौर पे जो आईएएस स्तर के अधिकारी हैं, क्या उनमें भी ये सब चीज़ें देखी जाती हैं? क्या आपने कभी महसूस किया क्या ये सब चीज़ें? देखिए, हमने तो आज सच महसूस नहीं किया, ठीक है ना। और अगर आप अपनी जगह पे ठीक हैं तो जो इस तरह का व्यवहार करते हैं वो ऐसे आदमी से करते भी नहीं। तो जो इस तरह का व्यवहार करने वाले लोग हैं, वो जिसके साथ व्यवहार करना है पहले उसको एसेस करते हैं वो कैसा टाइप का आदमी है। जैसे आप मान लीजिए मेहनती हैं, तो कोई भी आपको ये आरोप नहीं लगाएगा कि आप दिन भर बैठे रहते हो, मेहनत नहीं करते हो, क्योंकि उसे पता है मेहनती हैं। तो इस तरह का जो आप ये जानना चाह रहे हो, अगर इस तरह का जो बातें होती हैं, हम चाहते हैं इसको, हाँ, इस पे हालांकि इस पे बड़ी खुल के बातें आनी चाहिए। अक्सर हम लोग सुनते हैं और ख़ास तौर पे हमने एक ये विडंबना देखी है कि जैसे जिस पार्टी की सरकार हो है अभी, तो उसके माइंडसेट के अधिकारी आते हैं, जैसे ही वो चली जाती है सरकार तो दूसरी पार्टी के माइंडसेट के लोग आते हैं। तो ये सब एक ब्यूरोक्रेसी में भी इसका एक अच्छा खासा मायाजाल है। नहीं, देखिए ब्यूरोक्रेसी का गवर्नेंस करने का तरीका, देखिए आप वही करेंगे ना जिससे आपको गवर्नेंस अच्छा हो। तो ये माना जाता है कि जो भी कुछ किया जाता है गवर्नेंस को अच्छा करने के लिए किया जाता है, गवर्नेंस को इम्प्रूवमेंट करने के लिए। किसी को वही बुरा लगता है, किसी को अच्छा लगता है, जिसको बुरा लगता है वो इस तरह की बातें करता है। आप अमेरिका में देखिए, पूरी पार्टी एक साथ आती है और फिर वो चली जाती है, दूसरी पार्टी आती है, और जबकि वो डेवलप्ड स्टेट है। तो ये गवर्नेंस बड़ा डिबेटेबल टॉपिक है जो आप बात कर रहे हैं। अच्छा सर, लेकिन एक और भी सवाल है मेरे मन में। वो सवाल है ये कि प्राइमरी से, गाँव के प्राइमरी स्कूल से पढ़े और पढ़ने की इच्छा आपकी इतनी प्रबल थी कि आपने अमेरिका तक भी पढ़ाई की। तो ये पढ़ने की इच्छा शुरू में थी या नौकरी के दौरान डेवलप होती गई और आपने संकल्प लिया था कि नहीं, हम विदेश में भी पढ़कर हम आएंगे, हमें अमेरिका से हमें पीएचडी करनी है, अमेरिका से हमें एमबीए करना है? ये कैसे अंदर से कैसी चीज़ें आई है? देखिए, ऐसा है, मैं पहले बहुत ज़्यादा पढ़ाकू टाइप का नहीं था और मेरा पढ़ने उड़ने में उतनी रुचि नहीं थी। मैं आपसे झूठ बोल दूं कि मैं बड़ा, ये रुचि मेरी अभी कुछ परिस्थिति बस डेवलप हुई और वो अब एक अच्छा लगने लगा है। क्योंकि जो मैं पढ़ाई करता हूँ उससे मेरा जो काम है ना वो अच्छा होता गया। तो जब काम अच्छा होता गया तो पढ़ाई अच्छी लगने लगी। तो जो आप बात कर रहे हो कि 2009-10 में मैं बाहर गया, 1 साल रह करके वहाँ से मास्टर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किया। इसके बाद फिर मैंने अभी पीएचडी कंप्लीट की। अब मैं डिलीट कर रहा हूँ और मैं करता गवर्नेंस के इर्द गिर्द हूँ। मेरा जो टॉपिक होता है, जैसे मेरा पीएचडी का टॉपिक था रोल ऑफ आईसीटी इन अचीविंग गुड गवर्नेंस, गवर्नेंस कैसे बढ़ेगा, वो टॉपिक था। अब डिलीट में भी है रोल ऑफ कम्युनिकेशन इन अचीविंग गुड गवर्नेंस। तो जो मेरा पढ़ाई का जो सब्जेक्ट होता है वो इसी शासन, गुड गवर्नेंस, इसी के गिर, और वही हम करते हैं। तो जब पढ़ते हैं तो ये अच्छा सर, एक मॉडल गांव की आपने परिकल्पना, तो बहुत वैसी बात हो जाएगी, आपने मॉडल गांव विकसित करने की बात कही। लेकिन सवाल ये है कि आपने बात कही, न केवल बात कही, आपने इसको किया बांदा में, लेकिन गांवों को कैसे डेवलप किया जाए इसको लेकर तमाम योजनाएं चलती हैं। अभी प्रधानमंत्री जी की तरफ से जब मोदी जी आए, देश के प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने आदेश दिया कि हर सांसद अपने क्षेत्र में एक गांव गोद ले जिसको मॉडल बनाए। लेकिन वो चीज़ भी फ्लॉप हो गई। अब उस पहले फेज़ के बाद अब दूसरे फेज़ में इसकी चर्चा नहीं हुई। आपने भी मॉडल गाँव की बात कही। तो वास्तव में जो योजनाएं तो बनती हैं वो चाहे आपके द्वारा बनाई गई हो या सरकार द्वारा बनाई गई हो, हालांकि दोनों बात एक ही हैं, तो ये धरातल पे क्यों नहीं आ पाती हैं? ये बंदर बाट हो जाता है, पैसों का खेल होता है। ये जो मॉडल गांव का कॉन्सेप्ट हम लोगों का है ये कुछ नहीं है। जो आप कहना चाह रहे हैं, पहले हमने उसको प्रयोग किया जनपद बांदा में 1.5 साल में कि गांव का विकास कैसे होता है। अब गांव के विकास में लोग क्या समझते हैं कि ये मेटल रोड हो जाए, ऊंची ऊंची बिल्डिंग हो जाए, ये विकास के इंडिकेटर, टोटल इंडिकेटर नहीं है। पानी बचाने को कोई विकास नहीं मानता है, पेड़ लगाने को कोई विकास नहीं मानता है। लोगों की सोच बदल दो, वो निराशावादी सोच का आदमी है उसको आशावादी सोच में बदल दो, तो ये भी सबसे बड़ा विकास तो यही है। तो हमने बांदा में ये सब किया
क्या लोगों की सोच बदली, अरे ये तो बांधा है कुछ नहीं हो सकता। हमने 1.5 साल में लोगों की सोच ये बदल दी कि यहाँ कुछ भी हो सकता है, कहीं भी जाया जा सकता है। सोच बदली, पानी का वाटर टेबल 1 मीटर 34 सेंटीमीटर बढ़ाया, किसानों की आय बढ़ाने के लिए बहुत सारे प्रयोग। तो क्रॉप प्रोडक्टिविटी 18.5% बढ़ गई, ठीक है। तो ये जो 18.5% क्रॉप प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, ये छोटा मोटा अचीवमेंट नहीं है। तो हमने जो वो चीज़ किया उसी को टेक्नोलॉजी के सहारे मॉडल गांव के रूप में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ऑनलाइन, और लोगों का मन बदल रहे हैं। देखिए, आपके पिताजी चाहें कि आप IAS हो जाएं तो आप नहीं हो जाएंगे ना, जब तक आप नहीं चाहेंगे। बस पूरी कहानी इसी में छिपी है। जब तक जनता नहीं चाहेगी, गांव वाला नहीं चाहेगा, तब तक मॉडल गांव नहीं बन पाएगा। तो हम लोग इसी विचारधारा पे काम करते हैं कि गांव वालों को कैसे इंस्पायर्ड करो, कैसे मोटिवेट करो कि सबके गांव में जितने लोग हैं सबके सब विकास के पीछे दौड़ लगाएं, विकास में सहभागिता करें और विकास में कंट्रीब्यूशन। अरे सर, 1994 में आप सर्विस में आए, 1994 एक लंबा समय हो गया है, करीब 25 साल लगभग हो रहे हैं। तो इस दौरान कभी कोई ऐसा वाकया हुआ कि आपने कोई डिसीजन लिया और उसके बाद, या किसी के बारे में कोई डिसीजन लिया, उसके बाद आपको लगा कि यार ये गलत हो गया हमसे, ये ठीक नहीं है? तो क्या कभी ऐसी फीलिंग आई कि और उसका प्रायश्चित किया आपने? ऐसी कोई घटना याद हो आपको? देखिए, मैं सज़ा देने से ज़्यादा माफ़ करने में विश्वास करता हूँ। मेरी एक आदत है और ये मैंने अपने पिताजी से सीखा है। बड़ा छमन को चाहिए, छोटन को उत्पात। तो मैं सज़ा देने में ना विश्वास करता हूँ ना मैं सज़ा देता हूँ। तो जब मैं सज़ा नहीं देता तो ऐसी कोई स्थिति आई नहीं। जब मैं सज़ा दूंगा तभी मेरे से कोई नाराज़ होगा। तो एज सच ऐसी कोई स्थिति मेरे समझ में ना मुझे याद आ रहा है और ना ऐसा कोई कार्य कि ये, चूँकि लोग जो आपसे जुड़े हैं ये भी जानना चाहते हैं आपके बारे में। बहुत सारे लोग सर्च करते हैं, गूगल पे आपके बारे में सर्च होता है कि भाई डॉक्टर हीरालाल जी कौन है, जिनकी चर्चा खुद प्रधानमंत्री ने की है, तारीफ इनकी पूरे ब्यूरोक्रेसी में होती है। तो ऐसा कोई कार्य आपने किया हो कि जिसका अभी तक आपके मन मस्तिष्क में प्रभाव हो, कि आपको लगा हो कि नहीं ये ऐसा काम है कि उससे बड़ी प्रेरणा मिली हो आपको? देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं संभल में जब था तो एक घोटाला हुआ था, बैंक घोटाला। और उस बैंक घोटाले को मैंने रोका था और ख़त्म किया था। तो उसमें मुझे एक बड़ी मार्मिक स्थिति ये सुनने को मिलती थी कि बहुत लोग अपने बच्चियों के शादी के लिए FDR कराए थे और वो FDR घोटाला था, फर्जी FDR बना के दे देता था। तो जब मैं वहाँ कि घोटाला रोका और जब ये बात सुनने को मिली तो बहुत मैं अंदर से बड़ा हिला था। बच्चों की शादी नहीं होगी, गरीब लोग थे, बच्ची की शादी का सपना। तो उसमें मैं सज़ा दिलाने के लिए मैंने व्यक्तिगत प्रयास किए थे। क्या मैं व्यक्तिगत उस समय एज SDM सचिव भारत सरकार के पास भी गया था और मैंने ये पूरी बात बताई कि सर जो है, क्योंकि जो ये किसी के साथ, एक कुनबे के साथ गलत हो रहा है, ये पूरे बांदा के जितने भी लोगों का FDR गलत बन गया था, ये सबके साथ हो रहा है, ये बहुत। तो मैं जानता था, क्योंकि वो लोग शक्तिशाली थे। मैं वहाँ लोकल स्तर पे काम करता था, वो सबको मिला लेता था। 5-6 साल से घोटाला चल रहा था, तो मैं अकेले लड़ रहा था, लेकिन मुझे सेटिस्फैक्शन ये मिल रहा था कि कम से कम ये यहीं रुक जाएगा और जिसका पैसा फंसा है, जब टॉप लेवल से उस पर कार्रवाई होगी तो पैसा मिल सकता है। तो वो चीज़ मुझे मेरे दिमाग में है, क्योंकि उसमें बच्चियाँ इन्वॉल्व थी और काफ़ी बच्चियाँ इन्वॉल्व थी उस FDR में जो घोटाला हुआ था। सर, एक और महत्वपूर्ण बात है जो मेरे मन में भी है, मुझे लगता है लोग भी जानना चाहते होंगे कि एज ए DM आपने इतना बेहतर काम किया, इतना बेहतरीन काम किया। अभी आप NHM के एडिशनल मिशन डायरेक्टर हैं, तो क्या ऐसा आपको लगता नहीं कि आपको और भी बड़ी जिम्मेदारी दी जानी चाहिए थी? ऐसा नहीं हो पाया, क्यों नहीं हो पाया, क्या कारण है? भाई आप अच्छा बेहतर काम कर रहे थे और जिसकी तारीफ खुद अगर देश के प्रधानमंत्री करें तो लोगों को और उम्मीद जगती है। ऐसे लोगों को जो आप में दिलचस्पी रखते हैं, आप में लगाव रखते हैं, आपके बारे में जानना चाहते हैं, उन्हें लगता है कि इनको और जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। ऐसा क्यों नहीं हुआ? देखिए, ऐसा है, मैंने आपको शुरू में बताया ना, जितनी भी पोस्ट है और सब अच्छी पोस्ट है और उसकी ज़रूरत है तभी बनाया, ठीक है ना। दुनिया क्या सोचती है, क्या कहती है, मुझे नहीं पता, लेकिन जहाँ हम हैं ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पोस्ट है। अभी बताइए, जो ये
कोरोना का आया, हमारे ही विभाग ने काम किया, हमारी भी उसमें जो सहभागिता थी हमने भी किया। तो इससे बढ़िया क्या अवसर है, अचानक आया, जैसे हम हट के आए फरवरी में और मार्च में कोरोना आ गया। पूरे कोरोना में हम उसी विभाग में रहे, मेडिकल विभाग में ही हैं। तो हमारे लिए तो ये तो बहुत बढ़िया और सेवा देने वाली पोस्ट है। तो लोगों की सोच से तो मैं इत्तेफाक नहीं करता। अच्छा सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, जिस तरह से कार्यकाल चल रहा है, काम हो रहा है और डेवलपमेंट की बात की जा रही है, आपको लगता है कि सब बेहतर हो रहा है? अगर बेहतर नहीं होगा तो जनता आवाज़ उठाएगी। अगर जनता की आवाज़ नहीं उठा रही है और जनता जो है उसको, जनता को अच्छा लग रहा है, जनता के उम्मीद के मुताबिक हो रहा है, तो इसका मतलब है कि विकास जनता के अनुरूप और जनता की अपेक्षाओं के अनुसार हो रहा है। तो इसको अच्छा ही कहा जाएगा, अच्छा है। सर, एक आखिरी सवाल है कि अक्सर लोग, एक वर्ग के लोग सामाजिक न्याय की बात करते हैं, तो आपको लगता है कि समाज में अभी भी जो रवैया है वो थोड़ा भेदभावपूर्ण है और सामाजिक न्याय का जो कॉन्सेप्ट है उसको समाज में लागू होना चाहिए? क्योंकि अगर आप यहाँ से बोलेंगे तो इसका एक मैसेज जाएगा पूरे देश में। देखिए, सामाजिक न्याय की जो बात आप कह रहे हैं, सामाजिक न्याय का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो संविधान में है। और जिस हिसाब से ज़रूरत, देखिए ज़रूरत समय से के अनुसार बदलती रहती है और ज़रूरत के अनुसार बदलती रहती है, इसीलिए संविधान में अमेंडमेंट का भी जो है प्रोविज़न है। तो जैसा देश वैसा भेद, जैसा डिमांड होगा वैसा ही जो है कानून और चीज़ें बदलती हैं और उसी के अनुरूप बनाई जाती हैं। तो जैसा जनता चाहेगी वैसे ही होता है और यही गुड गवर्नेंस है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका बातचीत करने के लिए। तो ये डॉक्टर हीरालाल जी थे और इन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें शेयर की कि शायद मुझे लगता है कि प्रेस में इतनी कभी इस तरह से चीज़ें, व्यक्तिगत चीज़ें नहीं शेयर की होंगी। इस पूरे इंटरव्यू में एक बात तो बड़ी साफ है कि अगर काम करने वाला कोई भी अधिकारी है तो उसके लिए बैरिकेडिंग कोई मायने नहीं रखती है। ये बात हीरालाल जी ने साबित की है। और जिस तरह से उनका मानना है कि अगर आप बेहतर काम करते हैं तो भले ही रुकावटें आएँ लेकिन आपको बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। अगली बार पावर फाइल्स में किसी और शख्सियत के साथ हम हाजिर होंगे। नमस्कार।